अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त आशूबे चश्म के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और पंजाब की अगर बात की जाए तो 50,000 से ज्यादा अफराद आशूबे चश्म में इस वक्त मुब्तला हो चुके हैं। शहर कराची में भी ये केसेस बेतहाशा रिपोर्ट हुए, लेकिन अब कदरे बेहतर सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन इसी दौरान जब लोग आशूबे चश्म का शिकार हो रहे थे, एक और खबर पाकिस्तानी मीडिया पर मंजर आम पर आई और वो ये आई कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा अफराद की बिनाई चली। और वो क्यों गई, उसके पीछे रीजन ये बताया गया कि उन्हें जो इंजेक्शन आंखों में लगाया गया उसकी वजह से वो अपनी बिसारत से महरूम हो गए। इसमें जो मुतासिर अफराद थे उनकी तादाद तकरीबन 40 से ज्यादा बताई गई, लेकिन तकरीबन 12 या 15 अफराद ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर अपनी बिनाई से महरूम हो गए। इसके पीछे क्या रीजन था? क्या वो आशूबे चश्म के ही मरीज थे? क्यों ये इंजेक्शंस उन्हें लगाए गए थे? और ड्रैप ने इस पर जो पाबंदी आयद की है उसका मुस्तकबिल क्या बनेगा? इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम आवाज में और गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑप्टोमिक सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के कराची चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सईद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हर साल या वक्तन फवक्तन हम बचपन से अपने दौर से ये देखते आए हैं कि आशूबे चश्म एक नॉर्मल एक बीमारी की तरह, एक वबा की तरह ठीक हो जाता था। इस दफा तो पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि ये बेहद बढ़ता गया आ रहा है, इसमें रुक नहीं रहा। नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ट्रीटमेंट भी सही से नहीं हो पा रहा। तो पहले तो जरा इस पे आप जरा फोकस करके बता दीजिए कि इसकी इंटेंसिटी तो नहीं बढ़ गई वक्त के साथ, या ये आशूबे चश्म के अलावा कोई नए किस्म का कोई वेरिएंट में तो दाखिल नहीं हो गया? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आशूबे चश्म जो एक जनरल टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब होता है कंजंक्टिवाइटिस, जो हम मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं, आंखों का लाल होना। आशूबे चश्म बहुत टाइप का हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, एलर्जी से भी होता है बहुत दफ़ा। अब ये जो बैक्टीरियल या वायरल वेव चलती है, वेव का मतलब ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाती है और ये अमूमन फैलती है आपके टच से या कांटेक्ट के साथ। आंखों को देखने से ये उड़ के नहीं लगता। अच्छा। तो बेसिकली होता है कि हम जो सन ग्लासेस लगाए होते हैं लोगों ने, वो इसलिए लगाए होते हैं ताकि उनकी आंख देखने में बुरी ना लगे या दूसरे लोग उनको तकलीफ ना हो धूप से या इस तरह की चीज़ों से। लेकिन एक आम फहम या गलतुल आम एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जी किसी की आंखें आई हुई हैं, आशूबे चश्म का मरीज है, और किसी की नहीं आई हुई, उसने देख लिया उस शख्स को तो वो भी मुतासिर हो जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है। क्या ये मिथ है? ऐसा नहीं है, ये मिथ है। देखें, कोविड ने हमें एक चीज़ समझा दी कि वायरल इन्फेक्शन कैसे फैलता है। हमने कोविड में बहुत एहतियात की है, सैनिटाइजर्स लेके घूमे, हाथों को साफ रखा, हमने किसी से शेक हैंड कम कर दिए, हमने हर चीज़ में आइसोलेशन को फॉलो किया। ये भी वायरस है, बट कोविड में उसमें ये फ़र्क है, कोविड से जान जा सकती थी, इसमें जान नहीं जाती, लेकिन आँख शदीद तरीके से कभी कभी इन्वॉल्व हो सकती है। अब होता ये है कि जब हम किसी से हाथ मिला, हम जनरली बैठे होते हैं, अपनी आंखों पे हम हाथ लगा लेते हैं समहाउ, तो वायरस हमारे हाथ में आ जाता है। उसके बाद हम शेक हैंड करते हैं, हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही हमने कहीं बिजली के बटन को हाथ लगाया, लाइट खोलने के लिए, हमने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। हमने दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल पकड़ा, हमने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो बैक्टीरिया या वायरस इस तरह से फैलता है। तो ये इस तरह फैलेगा, इसमें देखने से कोई फैलने का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उड़ के नहीं लगता। ग्लासेस लगाना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है या इसलिए लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज जब आप आशूबे चश्म के पेशेंट हो जाते हैं, आपकी आंख सूजी हुई है, आंख में लाली है, तकलीफ़ हो गई है, तो उस वक्त आपको सनलाइट बहुत बुरी लगेगी, सनलाइट चुभेगी आंख में। और एक और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है ना कि अगर मैं आँख की सूजी हुई लेके कहीं किसी भी महफिल में जाऊँगा तो लोगों ने मुझे पॉइंट आउट करना है, तो बेहतर है ग्लासेस लगा लूँ ताकि कवर्ड है तो बेहतर है। और जो एक एलिमेंट ऑफ थोड़ी सी वो आती है इसमें कि हम लोग पूछते हैं कि क्या हो गया आँख में, उससे हम बच जाते हैं। बट अगेन ये उड़ के लगने वाली बीइंग एन एक्सपर्ट, आप क्या समझते हैं कि ये कितने दिन में ठीक हो जाता है अमूमी तौर पे? क्योंकि इस दफ़ा तो जो लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि लोगों को हो गया था, ठीक हो गए थे, दोबारा मुब्तला हो गए इसमें। देखिए, अगर हम अपनी तजर्बे की बात करें तो ये जो एडिनो वायरल इन्फेक्शन कहलाता है, ये एडिनो वायरल इन्फेक्शन इस दफ़ा जो आया है वो इतना कोई सीरियस नहीं आया। जनरली जब एडिनो वायरस आता है तो वो हमारी आँख का जो सेंटर वाला पर्दा है जिससे हम एक्चुअली देखते हैं कॉर्निया, वो कॉर्निया को इन्वॉल्व कर लेता है और फिर नज़र अच्छी खासी डिस्टर्ब हो जाती है और वो बहुत लंबे अर्से तक चलता रहता है। ये वाला जो है अब तक जो है ये सिर्फ आशूबे चश्म सिर्फ कंजंक्टिवा तक ही है, इसमें कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सूजन होती है, आँख लाल होती है, पानी आता है, बट 3 से 5 रोज़ में अमूमन ये ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है। जिन लोगों को दोबारा होता है उसकी वजह एक तो ये होती है कि कई दफ़ा वो ठीक नहीं होता, मेडिसिन बंद कर चुके होते हैं, एहतियात को छोड़ चुके होते हैं, वो वापस से रीडेवलप हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ये ज़रूरी नहीं कि वायरस एक दफ़ा हो जाएगा तो दोबारा नहीं हो सकता, आप दोबारा उन प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करेंगे, यू कैन रीअक्वायर, आप फिर दोबारा से वो वायरस ले लेंगे अपने हाथों में, अपनी आंखों में ट्रांसफर कर लेंगे। लोगों का तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी वायरस हो, कोई भी तकलीफ हो, फ़ौरन वो अद्वियात की तरफ जाते हैं।
तो इसकी कोई स्पेसिफिक अद्वियात या डॉक्टर इसको वो करेगा स्पेसिफाई, या लोग अपनी मर्जी से कर लेते हैं? क्योंकि एक तो मसला ये भी अवामी मसला है ये कि एक शॉर्ट हो गई अद्वियात, और दूसरा एक इशू ये आ गया है मार्केट के अंदर, बिलखुसूस पंजाब से जो इतलात मिली कि लोगों ने इंजेक्शंस लगवाए और उस इंजेक्शंस की वजह से जो है वो बिनाई से भी चले गए। जी अच्छा वो अपने टॉपिक छेड़ दिए। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात हम इसी अशुभ जिस्म की करते हैं। इसमें देखें अद्वियात का ताल्लुक इतना ही है कि ये इसमें सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। वायरस का अपना एक इंक्यूबेशन टाइम है, वो शुरू होगा और अपने एक टाइम पे वो खुद ब खुद शेड ऑफ हो जाएगा। अगर हम उस दौरान हमें तकलीफ़ है, आँख लाल है तो लाली की दवाई डालेंगे, अगर आँख में जलन है तो जलन की दवाई डालेंगे, सूजन है तो सूजन की दवाई डालेंगे। हमने सिम्टम्स को ट्रीट करना होता थोड़े दिन के लिए ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। जितना प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे, एहतियात को फॉलो करेंगे, उतना जल्दी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे आ जाए हम दूसरी तरफ, वो जो इंजेक्शन की बात करते हैं। इंजेक्शन एक टोटल अलग चीज़ है। इंजेक्शन लगाने का मकसद और इंडिकेशंस कुछ और है। वो इंजेक्शन जो है वो एक्चुअली लगाया जाता है उन लोगों को जिनको आँख के पर्दे में शुगर या किसी और वजह से पर्दे में मामला डेवलप होते हैं, पानी भर जाता है या खून की नालियाँ बन जाती हैं, तो उसको कहते हैं anti-VEGF। ये वो इंजेक्शन होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि आशूब चश्म के मरीज़ों को भी ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है या उन्हें भी लगाया जाता है आशूब चश्म के मरीज़ों को? देखिए एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आशूब चश्म के लिए कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। इंजेक्शन लगाने की इंडिकेशन अलग है। अगर किसी को आशूब चश्म है तो इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा जब तक आशूब चश्म ठीक ना हो जाए। पेशेंट का जब अगर इंजेक्शन लगाने का टाइम आ गया है और उसको आशूब चश्म है तो उसको वेट करना होगा। जब 5-6 दिन 7 दिन जब आँख ठीक हो जाएगी तो उसके बाद इंजेक्शन लगेगा। ड्रैप ने जो पाबंदी आयद कर दी, जिन लोगों की वो नीड है, जिन पेशेंट्स की वो नीड है, अब उनका सब्स्टिट्यूट क्या होगा और आपकी सोसाइटी क्या समझती है कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं जिस इंजेक्शन की वजह से वो बिसारत से महरूम हुए? देखिए बात ये है कि जो इंजेक्शन है वो ख़ासा कम प्राइस में मिल जाता था आराम से पेशेंट्स के लिए। अब ये जो प्रॉब्लम डेवलप हुआ, या तो ये डेवलप हुआ है कि या तो इंजेक्शन जो वायल में था वो कंटामिनेटेड था, या उससे कुछ जब मज़ीद सिरिंजेस में डिवाइड किया जाता है मल्टीपल पेशेंट्स को लगाने के लिए, वो एक स्पेसिफिक चैम्बर के अंदर वो उसको बनाया जाता है, तो वहाँ जाके कहीं कंटामिनेशन हुई है। तो ये दो चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। अगर हम वायल की बात करें तो जो कंपनी का वो जो बैच होगा उस बैच की सैंपल्स की कल्चर करवा लेंगे, मालूम हो जाएगा उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है। या फिर जहाँ उसको मज़ीद रीप्रोसेस किया गया है और मज़ीद इंजेक्शन में कन्वर्ट किया गया है, या वो चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब अगर ये इंजेक्शन नहीं लगता पेशेंट को तो उसके बदले में जो बाकाया इंपोर्टेड इंजेक्शन आते हैं वो अच्छे खासे महंगे हैं, अच्छे खासे मतलब मल्टीपल टाइम 100 टाइम ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो ये जो क्लास बेचारे जो ये लगवा गए थे इंजेक्शन, वो तो वो वाला इंजेक्शन अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो उसका मतलब है कि वो उस लिस्ट ट्रीटमेंट की लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, और जब उस लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी आँख का डैमेज बढ़ता जाएगा। तो इंजेक्शन पे बैन लगाना मेरे हिसाब से इतना मुनासिब कदम नहीं था। अगर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए और उसको सही से सॉर्ट आउट कर लिया जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको बंद करने से तो ये भी तो हो सकता है कि उस स्टॉक में ही सिर्फ इशू हो। एग्जैक्टली, और उसको उठा भी लिया गया है मार्केट से। वो एक सर्टेन स्टॉक या सर्टेन बैच इसको उठा लिया जाएगा। अगर उसका कल्चर चेकअप कर लिया जाए कि अगर उसमें इन्फेक्शन मिलता है या नहीं मिलता, वो तो क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन उस पर बैन लगाने से जो हज़ारों लाखों लोगों की आँखें मज़ीद डैमेज होंगी, स्लोली ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, डायबिटीज़ या और वेस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से आँख के पर्दे में, वो उसका क्या करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि कराची में मौजूद हैं तो मैं कराची का एक डेटा आपसे चाह रहा हूं कि आप अगर बता सकें कि इस इंजेक्शन के ऊपर पाबंदी लगने के बाद कितने अफराद मुतासर हो सकते हैं जिनको ये इंजेक्शन नहीं मिलेगा, या इसका यूजेज कितना था कराची के मुख्तलिफ आई हॉस्पिटल्स में? देखिए कराची में अगर हम बात करें तो ये जो anti-VEGF इंजेक्शन है ये 3 डिफरेंट फॉर्म में आता है। एक जिसकी हम बात कर रहे हैं ये जो बनता है, दूसरा इसके अलावा 2 इम्पोर्टेड हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर जब ये हम इस वाले की कंपाउंडिंग करते हैं तो हमें पर पेशेंट इंजेक्शन तकरीबन 1000 से 1500 तक का पड़ता है, इससे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। जबकि जो उसके पैरेलल जो इम्पोर्टेड है, एक की कॉस्ट तकरीबन 47,000 है और दूसरे की कॉस्ट तकरीबन 88,000 है। तो उसकी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती? उसकी वो सिंगल पेशेंट के लिए या सिंगल आई के लिए आता है। अच्छा, ठीक है ना। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव है। अब अगर ये जो परसेंटेज ऑफ पेशेंट है तकरीबन इस वक्त कराची में डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अगर मिलाएँ तो पूरे महीने में 10,000 तक पेशेंट्स हैं वो इंजेक्शन लगते हैं एक महीने के अंदर। सही है। अब अगर आप देखें तो इसमें ये वो परसेंटेज है जो कि मेजर इसी इंजेक्शन के ऊपर है, जो कि लो कॉस्ट में मिल जाता है, इजीली बन जाता है। ये पेशेंट उस वाली साइड पर नहीं जा सकते जो कि इम्पोर्टेड इंजेक्शन, बिकॉज वो हर महीने 47,000 या हर महीने 88,000 का इंजेक्शन लगवाना आसान नहीं है। आजकल वैसे ही पॉकेट लोगों की जो वो बहुत मुश्किल हो गई है। आप भी मुख्तलिफ अस्पतालों से एसोसिएट हैं, तो अभी ड्रैप की पाबंदी के बाद कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहा है मुल्क भर में? अभी तो पाबंदी लगी है, अभी तो सब कुछ बंद हुआ है।
तो वो पेशेंट्स हैं उनको होल्ड पे रखा गया है। जो पेशेंट इम्पोर्टेड पे थे वो तो चल ही गए, जाहिर सी बात है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। जो इसके ऊपर थे लोकल वाले इंजेक्शन पे, वो होल्ड पे चले गए बेचारे। अब होल्ड पे जाने का मतलब ये कि हमने एक डिजीज़ को ट्रीट करना शुरू किया। देखें इसका फार्मूला ये है, इंजेक्शन लगाया आँख के अंदर, दवा का काम शुरू होता है, दवा तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक आँख के अंदर अपना एक्शन देती है। जब उसका इफेक्ट खत्म हो गया तो हम अगला इंजेक्शन लगा देते हैं, तो प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट वहीं से कंटिन्यू हो जाता है, वो दवा आँख के अंदर रहती है। अब जिन लोगों के 4 हफ्ते पूरे हो गए, अब वो होल्ड पे चले गए क्योंकि अब इंजेक्शन बंद हुआ है। अब हमें कब इंजेक्शन दोबारा मिलेगा, जब तक आँख के अंदर की कंडीशन कैसी ट्रीटमेंट भी डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब हो गया। अब जो प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट चला था रुक गया, बीमारी वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगी। हम जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो हमें उस वक्त फेस करना होगा प्रॉब्लम, क्योंकि वो बीमारी दोबारा से रीडेवलप हो चुकी है। आपकी सोसाइटी ने कोई ख़त लिखा है ड्रैप को या इस तरफ तवज्जो मबजूल करवाई? हमने एक लेटर लिखा है ऑनरेबल जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर साद नियाज़, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री के उसमें आता है, डोमेन में आता है कि वो इसको लुक इनटू दिस मैटर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। हम सोच रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को बताना कि ये इंजेक्शन पे सिर्फ पाबंदी लगाना काफ़ी नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करें, उसको वापस अगर रिस्टोर करना जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, वापस से मार्केट में लाया जाए, क्योंकि हमारे से कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पेशेंट इंटरेस्ट है। हमारा पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है, पेशेंट की आँखों को प्रॉब्लम है, उनकी बिनाई जाने के ख़तरे हैं, हमें उसको देखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, आज प्रोग्राम में इस पहले सेगमेंट में ही एक बड़ी अहम बात हमारे सामने आई कि आशूब चश्म तो एक वबा है, लेकिन जिन लोगों की बिसारत और जिन लोगों की बिनाई चली गई इंजेक्शंस लगाने से, उसकी रीज़न, उसके असबाब मुख्तलिफ थे और उस पर तहकीकात तो जारी हैं। लेकिन ड्रैप की जानिब से जो इंजेक्शन पे पाबंदी लगाई गई है, सिर्फ अगर कराची की बात की जाए तो 10,000 से कमोबेश अफराद इंजेक्शन पे पाबंदी लगने से मुतासिर हो रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से हुक्काम बाला को भी सोचने की ज़रूरत है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कोई भी आवाम को मसला हो सेहत से मुताल्लिक, तो रियासत की हुकूमत की पहली ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम के लिए उस वक्त यानी बर वक्त क्या सहूलियात फराहम करते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तमाम ही शहरों में देखा यह गया है कि आशूब चश्म का जैसे ही मसला दरपेश हुआ, चाहे कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कोई भी शहर हो, तो सबसे पहले तो अद्वियात की किल्लत पड़ गई, ड्रॉप्स नहीं मिल रहे लोगों को। और कुछ फलाही अस्पताल हैं, जिस तरह शहर कराची के अंदर POBI हॉस्पिटल है, वो अपना किरदार अदा कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पेशेंट्स अपने आंखों के इलाज के लिए आ रहे होते हैं और अब आशूब चश्म के मरीजों की भी तादाद बढ़ रही है, तो इन फलाही इदारों के तहत चलने वाले अस्पतालों पर मजीद लोड बढ़ जाता है। इस वक्त हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आशूब चश्म में अभी मुब्तला हैं? जी। तो कुछ बेहतर हुआ मामला? हाँ, कल बहुत शदीद था, आज बेहतर है कुछ। अच्छा, ये मुझे बताएं कितने दिन आपका ये रहा है? ये शिद्दत तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर इख्तियार कर लेता है और उसके बाद जाने में 2-3 दिन 4 दिन लेता है। और घर में बाकी अफराद को भी तो फैला ही है? जी बिल्कुल फैला है। अच्छा, अभी मजीद उन लोगों की क्या पोजीशन है कि वो ठीक हो रहे हैं? और उनके ठीक होने के बाद मुझे शुरू हुआ। अच्छा, तो ये मुझे समझाएं कि इसमें आपने आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया, डॉक्टर ने कुछ आपको बताया या खुद ही ये वक्त लेके अपना ठीक हो गया? नहीं, डॉक्टर ने आई ड्रॉप दिया था, वो डाल रहा हूँ। अच्छा, तो उसके और यहीं POBI हॉस्पिटल में हुआ? जी POBI। क्या आपका क्या मसला है? वालदा आई है ऑपरेशन के लिए। उनका ऑपरेशन है? जी। आंखों का? आँखों का ऑपरेशन। आप लोग वेट पे हैं? जी जी। और भी यहाँ पर मौजूद है, आपका भी ऐसे ही मसला है? जी सर, मेरी भी आंखों का मसला था। मैं यहाँ पे आया था चेकअप के लिए, ड्रॉप दिया था, वो ड्रॉप डाला, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। कोई चार्जेस लिए गए आपसे? नहीं सर, कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे। अच्छा, और कितने दिन रहा ये? सर ये रहा तकरीबन कोई 2-3 दिन रहा, फिर सही हो गया। मैंने अपनी वाइफ का कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया, अल्लाह का शुक्र है। अभी मैं चेकअप के लिए तीसरी दफ़ा आया हूँ और अभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ और बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अपनी बारी से जो है छोड़ते हैं 10-10 पेशेंट, लेकिन ये रश जो दिख रहा है ये सिर्फ इसलिए कि अंदर जो है ज़्यादा रश ना हो, और उधर आराम से जो है ना हम अपनी बारी का वेट करते हैं और बड़े सुकून से। आप ये बताएं कि एक शहरी के तौर पे ये असल बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है, सरकारी अस्पताल भी मौजूद हैं, तो लोग वहाँ भी अपना एक रश मौजूद है लोगों का, वो सहूलियात नहीं दिखाई देती जो एक फलाही इदारा दे देता है, हुकूमत वो सहूलियात क्यों नहीं दे पाती? अब वो हुकूमत की अपनी कोताहियाँ हैं जो कि वो नहीं दे पाती, लेकिन ये है कि फलाही इदारे जो हैं ये बेहतरीन और अच्छा काम करते हैं। इससे ये है कि इंसान मुतमईन होता है हर चीज़ से यहाँ पर।
और हुकूमती इदारों में जाके वो सहूलतें नहीं मिल पाती जो फलाही इदारों में मिलती हैं। वसाइल नहीं है हमारे पास, मुल्क के पास, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या करना ही नहीं चाहते? नहीं, वसाइल तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ करप्शन का जो बाज़ार है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जिस पे कोई मतलब हाथ नहीं डालता, जिसकी वजह से ये सारा निज़ाम वो सिस्टम ख़राब होता है। आशूब चश्म की अभी वबा फैली हुई है, उसमें जब लोगों को ड्रॉप्स ही नहीं मिल रहे, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का मिलना तो दूर, इलाज के लिए लाइनें लगी पड़ी हैं और डॉक्टर्स भी इतने अवेलेबल नहीं होते, तो एक शहरी के तौर पे आपके जहन में क्या आता है ये सारा मामला देख के? सर ये मसला ये है कि यहाँ माशाल्लाह इंतज़ाम बहुत अच्छा है। मैं अपनी वालदा को लेके आता हूँ, या मेरी वालदा का ऑपरेशन हुआ है, अभी मैं चेकअप पे आया हूँ उधर, मगर ये इदारा बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट से लाख दर्जा अच्छा है। सही है। अब जिनके पास बेचारे दूर से आते हैं वो बेचारे बसों में आ रहे हैं, चिंची में आ रहे हैं, अब हमारे पास बाइक है तो हम बाइक पे लेके आ रहे हैं अपनी वालदा को। इस महंगाई के दौर में ये एक बड़ी गनीमत है आवाम के लिए कि एक तो अद्वियात भी मुफ्त मिल रही हैं और जिनके आँखों के ऑपरेशंस हैं उसमें जो लेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे फलाई अस्पताल जो चल रहे हैं या फलाई इदारों के तहत जो अस्पताल चल रहे हैं वो फिर भी लेंस के पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर POBI हॉस्पिटल में लेंस के पैसे भी चार्ज नहीं किए जा रहे। लेकिन अगेन यही सवाल है कि जब कोई वबा होती है, जिस तरीके से कोविड था, कोरोना वायरस था, तो उस सूरत में हमने देखा कि आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए और मुख्तलिफ जगहों पे इमरजेंसी सेंटर्स बनाए गए, यानी हुकूमत ने, रियासत ने अपना किरदार अदा किया। अब जो बाकी चीज़ों की वबाएँ हैं जिसमें आशूब चश्म अभी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ऑब्ज़र्व हो रहा है, तो उसमें कोई ऐसे ख़ास इकदाम नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये आवाम की भी आवाज़ है, इनका सवाल भी है, और जो फलाई इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो भी लोगों के सामने। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये है कि आवाम इतनी बड़ी तादाद में है जो इससे मुतासिर है और इन वबाओं से मुतासिर होती है, कितना ये फलाई इदारे बोझ बर्दाश्त करेंगे और सरकारी अस्पतालों के ज़रिए ये सहूलियात क्यों नहीं फराहम की जा सकती? ये वो बुनियादी सवाल है जो हुकाम बाला को सोचना चाहिए और इसका सद्देबाब करना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर, शोबे सेहत में जो आवाम के लिए सहूलियात होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की इकॉनमी की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर के ज़रिए भी पाकिस्तान की इकॉनमी को डेवलप किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। और इस वक्त जो SIFL के नाम से हम एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल देखते हैं जिसमें रियासत खुद इन्वॉल्व है, उसकी सरबराही भी कर रही है, गाइडेंस भी चल रही है, बिजनेसमैन कम्युनिटी से उसमें तजावीज़ भी ली गई हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हुए पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे ग्रो किया जा सकता है और पाकिस्तानी अवाम का भी इसमें फ़ायदा हो, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में हेल्थ एक्सपर्ट्स में भी अपना एक नुमाया मकाम रखते हैं, समाजी रहनुमा में भी अपना एक नुमाया मकाम रखते हैं और बहुत सारे हवालों से हम और आप इन्हें मीडिया चैनल्स पे देखते रहते हैं। जनाब डॉक्टर फरहान ईसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि माशाल्लाह जब भी पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग की बात होती है या हेल्थ सेक्टर में रहते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है तो आपका नाम सफ़े अव्वल में ही रहता है। तो डॉक्टर साहब SIFL की भी मीटिंग के अंदर आप पेश रहे और वहाँ पर भी बहुत सारी तजावीज़ भी दी गई, बहुत सारी बातें भी हुई। आज कुछ मीडिया के तवस्सुस से भी, हमारे प्रोग्राम के तवस्सुस से भी बताइए कि पाकिस्तान में भी कुछ ग्रोथ होने वाली है इकॉनमी की सतह पे हेल्थ को लेते हुए। SIFC का जो बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हम किसी से भीख नहीं मांगे, हम इन्वेस्टमेंट्स कराएं और इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो रोड़े अटकते हैं ना उनको फैसिलिटेट किया जाए एक विंडो के थ्रू। एक विंडो हो जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना जाए उसको फैसिलिटेट करा जाए और उसको इनकरेज किया जाए और उसको मदद की जाए और उसको वेलकम किया जाए दोनों आर्म्स के साथ। ये बहुत ही अच्छा इदारा बना है जिसके अंदर, और फिर इसमें ये देखा गया कि शॉर्ट टर्म एक्शन क्या होना है, मिडिल टर्म एक्शन क्या होना है और लॉन्ग टर्म एक्शन क्या होना है। शॉर्ट टर्म एक्शन के अंदर मकसद ये है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स कौन से हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फॉरेन रिमिटेंसेस बढ़ा सकती हैं, डॉलर्स दे सकती हैं चाहे और एक्सपोर्ट बढ़ा सकती हैं, और फिर उसी हिसाब से वो प्लान आगे की तरफ जाता है। एक तो बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच भी आ रही है, एक तो कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कमिटमेंट के साथ साथ प्रोफेशनल अप्रोच, और उसके जो असरात भी नज़र आ रहे हैं कि डॉलर जो है वो 290 पे पहुंच गया है माशाल्लाह, और अभी 2 महीने के अंदर 5.2 बिलियन डॉलर्स की जो है वो पैसे भी आए हैं हमारे पास इनकमिंग, जो कि इसी साल, पिछले साल इसी टाइम पे 400 मिलियन डॉलर से कम थे और आज 5 से 6
5.6 समथिंग बिलियन डॉलर्स आए हैं। हर सेक्टर पे बड़े मजबूत और छोटे सी शॉर्ट लाइंग फ्रूट जो है ना कि फ़ौरन जो चीज़ हो सकती है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो सबको बताऊंगा कि ये जो डॉलर नीचे आ रहा है ये और नीचे जाएगा, 250 तक जाएगा इंशाल्लाह, और साइमल्टेनियसली जो है ना ये जो है सस्टेन भी करेगा, क्योंकि वो जो पॉलिसीज़, जो स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ हैं वो भी की जा रही है। हेल्थ सेक्टर को देखते हुए आवाम ये समझते हैं कि सरकारी अस्पतालों में वो सहूलियात नहीं है और प्राइवेट अस्पतालों में जो सहूलियात हैं भी वो इतनी महंगी इसलिए हैं कि हमारी मशीनें इंपोर्ट होती हैं। क्या हम पाकिस्तान में ये चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर या डेवलप नहीं कर सकते जो बायोमेडिकल इंडस्ट्री से रेलिवेंट हैं या हेल्थ इंडस्ट्री से रेलिवेंट हैं? नहीं, थैंक यू सो वेरी मच जी। हमने हेल्थ वालों ने यही प्रपोजल दिया है, SIFC की हेल्प मांगी है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ बन रहा है और बहुत हाई क्वालिटी बन सकता है, और बाहर से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं वो भी बच जाएंगे, और हम इतनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बना सकते हैं जो कि एक्सपोर्ट हो सकती हैं। तो उसी लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है सामान्य शिफा फाउंडेशन, जो कि वॉलंटियर्स की है, जिसका मकसद है कि सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके आना। और अब हमारी तकरीबन 10 प्रोडक्ट्स जो है ना, जिसमें डायबिटीज़ को चेक करने का ग्लूकोमीटर है, ब्लड प्रेशर मशीन है, वेंटिलेटर हैं, मॉनिटर्स हैं, वो रेडी भी हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। बायोनिक आर्म है, आप हैरान हो जाएंगे कि वो ऐसे किसी का हाथ कट जाए तो अपनी मेंटल वेव से कनेक्ट करके पूरा मूव करके सारी मूवमेंट्स कर सकता है। ये सब चीज़ें बन चुकी हैं, और ये सब चीज़ें जो अब रजिस्ट्रेशन के लिए गई हुई हैं लेकिन वो ड्रैप में फंसी हुई हैं। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने इस SIFC के अंदर ये जो बुनियादी मसला है, ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर का नहीं, तमाम ही हमारे महकमों का इशू है कि जिस महकमे की जो रेगुलेटरी बॉडी है वहां पर वो कॉपरेशन नहीं मिलता हमारी प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट इंडस्ट्री को कि वो चीज़ें एग्जीक्यूट तो हो सकें। अब ड्रैप में अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो आई डोंट थिंक कि वो इतनी जल्दी जो है चीज़ें एग्जीक्यूट हो सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही फ़ायदा हो रहा है इस इदारे का बनने का कि वो जो उनको बताया जाता है ना जो चीज़ें, तो वो उसको जाके रेलिवेंट क्वार्टर से करवा लेते हैं। और ये हाईएस्ट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, आर्मी चीफ साहब भी इन्वॉल्व हैं, और सारी फिर पूरे एक हायरार्कियल सिस्टम है, एज एन ऑर्गेनोग्राम है, इट्स नॉट इन वन इंडिविजुअल, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, एंड वी हैव फुल फेथ इन इट। तो इंशाल्लाह ताला हमने कल ही मीटिंग करी और हम समझते हैं कि ये चीज़ें भी जो है ना प्रोसेस हो जाएंगी। अगर ये चीज़ें पाकिस्तान में बनने लगेंगी तो हम चाह रहे हैं अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो जाए, बिल्कुल, और अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो जाएगी, और ये कॉस्ट जो है जो अभी आ रही है उससे 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि फिर ये प्रोडक्ट्स हम पाकिस्तान में इस्तेमाल करके पहले अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे और फिर हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि डॉलर्स कमाएं पाकिस्तान के लिए, और ये एक्सपोर्ट करके ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं कि हम डॉलर्स भी कमाएं पाकिस्तान, और सेकेंडली पाकिस्तान का एक क्वालिटी में नाम बड़ा हो कि लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स देखें। साथ साथ जब ये इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप होगी तो लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, तभी इकॉनमी चलेगी। देखें, गवर्नमेंट ना तो सबको जॉब्स दे सकती है, पहली बात इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि जब तक कि इकॉनमी नहीं चलेगी तो टेररिज्म भी नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि पैसा जब लोगों के पास आता है तो वो ना चोरी करेंगे, चकारी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, गलत राहों पे नहीं जाते, और सेटिस्फाइड भी रहते हैं। हमें अगर पाकिस्तान में ये सारे मसाइल को ख़त्म करना है तो हमने ना तो इकॉनमी का पहिया चलाना है। 76 सालों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जितने भी मुताल्लिका इदारे बने हुए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, उन्होंने जो कारकर्दगी अदा नहीं की उसको किसी ने पॉइंट आउट किया इस SIFC में कि उन इदारों से भी तो ये बहुत अच्छा आपने बात की कि भाई वो क्यों नहीं कर रहा है इस पे काम। नहीं, थैंक यू, बिल्कुल, और ये बात हुई है। तो अब ये बहुत मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी पे काम हो रही है। अगर आज आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे हर एक चीज़ पे क्रैकडाउन हो रहा है। जिन्होंने शुगर को जमा करके रखा हुआ है, होर्डिंग की भी है, उन पे भी हो रहा है। जिन्होंने घर में पैसे जमा करके रखे हुए उनके ऊपर भी हो रहा है। इदारों में आज ही चीफ मिनिस्टर साहब जो सिंध के हैं वो स्कूल्स में गए हैं, सरकारी स्कूलों में, और उन्होंने सस्पेंड किया डायरेक्टर स्कूल्स को भी और कॉलेजेस को, और जाके उस पर एक्शन लिया गया है। साद नियाज़ जो हेल्थ मिनिस्टर, मैं सिंध की अगर बात करूं, उन्होंने जाते ही पूछा कि भाई जो पैसे ये इतने सारे हॉस्पिटलों को दिए जा रहे थे वेलफेयर की मद में, उसका हिसाब दें, ठीक है ना। तो अब मुबीन जुमानी साहब जो रेवेन्यू के मिनिस्टर आए, उन्होंने पब्लिकली बोला है कि इतनी कल कोट DG में उन्होंने करा कि इतनी करप्शन का बाजार गर्म हुआ हुआ, इसको हम रोकेंगे, और इस पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। केयर टेकर गवर्नमेंट से हम इतनी तवक्कुआत लगाएंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 में इलेक्शन की भी डेट दे दी है या ऐलान कर दिया, तो डू यू थिंक कि ये पॉलिसीज का तसलसल रहेगा या नेक्स्ट इलेक्शन के बाद एक नया चेहरा होगा, नए लोग होंगे और मामलात कुछ और होंगे? बिल्कुल सही। तो इसमें ये है ना कि SIFC बन गई है ना, तो SIFC में भी ये लोग भी सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आर्मी चीफ के साथ, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर में SIFC इज़ गोइंग टू स्टे।
और ये जो है ये क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाई थी, पिछली गवर्नमेंट ने, और ये लॉज के थ्रू बनी है और ये आगे भी चलती चली जाएगी, कंटिन्यूटी होगी। लेकिन अब मैं एक चीज़ आपसे और गुजारिश करूँ, मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली हमारे मुल्क में क्यों सोल्यूशन नहीं आ पा रहे हैं कि वो हमारे पास टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब वो इलेक्टेड लोग हों। देखें यूएसए में क्या होता है, देखिए हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचने चाहिए और मैं बिल्कुल इस बात पे बड़ा बिलीव करता हूँ। देखें अमेरिका में क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव लोग हैं ना, जो पॉलिटिशियंस जो इलेक्ट होते हैं, वो लॉज बनाते हैं। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो यानी मिनिस्टर्स हैं, वो सारे टेक्नोक्रेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट चलाते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं। मसलन मैं हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, अगर आज आप मुझे एग्रीकल्चर का मिनिस्टर बना दें तो मैं कैसे चलाऊँगा इसको। और फिर एक आम जुडिशरी का होता है जो उसको इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस में रखता है। मैं ये समझता हूँ कि भले इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने डेट दी हो जनवरी की, और मैं कहता हूँ इलेक्शंस और जल्दी हो जाएं भले, लेकिन कहने का मकसद है कि हमें ये देखना चाहिए, और मैं गुजारिश करूँगा अपने पॉलिटिशियन भाइयों से, बहनों से, कि प्लीज़ आप जब मिनिस्टर्स बनाएं वो उस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने चाहिए। वो कहते नहीं यार इसमें तो कोई जाहिल भी इलेक्ट हो जाता है। मुझे बताइए जाहिल को आप बनाएंगे अपने कंपनी का सीईओ? डॉक्टर साहब एक इशू ये भी तो है कि आप जैसे लोगों को अगर ऑफर किया जाए कि आप कैंडिडेट बने, आप इलेक्शन लड़ें, तो आप बताएंगे क्या आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? देखें पहली बात यह है कि करना चाहिए। वैसे मैं एग्री करता हूँ आपके स्टेटमेंट से, और आपको बताऊँ इस वक्त सारे जो लीडिंग बिजनेसमैन हो या वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, दे आर ऑल रेडी कि वो पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर आ जाएँ। सिचुएशन ये होती है कि वो लोग लेकिन करप्शन नहीं करना चाहते ना, वो कोई सिस्टम नहीं चलाना चाहते, जो गलत वाला सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वो चाहते हैं कि हम ऑनेस्टली काम करें। मैं आपको बता रहा हूँ वॉलंटियर्स भी आके वो पैसे भी नहीं लेंगे। ये जो अभी भी जो लोग आए हैं जो इनको केयर टेकर बनाया हुआ, कोई मराहत लेने को तैयार नहीं है। हमें ये देखना है कि पाकिस्तान को कैसे लेके चलना है। पॉलिटिकल चैलेंजेस भी होने चाहिए। अब जैसे आप देखें कुछ जो डिसीजन मेकिंग हमें पॉलिसीज़ की भी करनी ज़रूरी है। मसलन जो है टैक्स फाइलर और नॉन टैक्स फाइलर्स की कैटेगरी बनी हुई है। ये कौन सी कैटेगरी है? क्या आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि टू बी नॉन टैक्स फाइलर, जो आप फाइलर बने और आप जाके गाड़ी ख़रीद लें? अगर टैक्स फाइलर जो है वो 50,000 रुपये टैक्स दे रहा है तो आप 1 लाख रुपये दे दें, जबकि इनकम टैक्स तो 30%, 20% परसेंटेजेस में होता है। सो ये वन टाइम परचेज़ है। तो ये इस तरह की पॉलिसीज़ नीड टू बी रिव्यूड। हवाला हुंडी को बिल्कुल स्टॉप होना चाहिए। एक्सचेंज कंपनी जो अच्छा काम कर रही हैं उनको इनकरेज करें। रिमिटेंस जो है, देखिए कौन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कभी कभार शोर मचाते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे भाई भी हैं बाहर, बहन भाई भी हैं। भाई आपको कौन कह रहा है कि अगर डॉलर इंटर बैंक रेट में जब सस्ता था कंपैरेटिव टू बाहर के हुंडा, उसमें 30 रुपये का फ़र्क आ रहा था, तो आप गलत चैनल से पाकिस्तान में इन्वेस्ट अपनी पैसे ट्रांसफ़र करें? तो इनका थोड़ा सा ये भी तो करना चाहिए ना कि आप प्रॉपर पैसे ट्रांसफ़र करें। अगर आप मुझसे पूछें कोई पॉलिटिशियन, क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी डुअल नेशनैलिटी हो? सही है। क्योंकि देखिए अब आप अगर डुअल नेशनैलिटी कैसे मिलती है? जब आप दूसरे मुल्क जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं ओथ लेता हूँ कि मैं आपसे वफ़ादार हूँगा, ठीक है, और एक तरफ आप कह रहे हैं मैं आपसे भी वफ़ादार हूँगा। तो ये तो जस्ट लाइक अ वुमन मैरिंग 2 men, ये कैसे हो सकता है? तो ये भी देखना ज़रूरी है। अगर वोटिंग राइट्स देने, ठीक है, तो वोटिंग राइट्स की भी अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें, कैंडिडेट ओपिनियन, वो के वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए डुअल नेशनल्स को। सही, ठीक है, क्योंकि आप भले सिंसियर होंगे पाकिस्तान से, आप बहुत प्यारे होंगे, आपकी सब कुछ पाकिस्तान है, लेकिन आपके पास दूसरी नेशनैलिटी है और आपने दूसरे का ओथ लिया हुआ है, सही है ना? आप उसकी आर्मी में भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वो आर्मी आपकी कंट्री के ख़िलाफ़ जंग भी कर सकती है, वो कोई भी हो सकती है। हाँ, जिसके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है वो बाहर रहता है, वो भले वोट दे उसका। और मैं उनके लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को कि जो हमारे पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, ओवरसीज़ हैं और उनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है, वो उनको वोट देना चाहिए। आपको पता है यूएई में कोई दूसरी नेशनलिटी आप नहीं रख सकते। चलिए यूएई की बात छोड़ें, इंडिया में यू कैन नॉट हैव 2 नेशनलिटीज़, यू कैन ओनली हैव 1 नेशनैलिटी। अगर आपको दूसरी नेशनैलिटी रखनी है, यूएसए, यूके, कोई भी, तो आपको अपनी इंडियन नेशनैलिटी छोड़नी पड़ती है। तो हमें ये देखना है कि हमें हर एक से सीखना है, हमें हर एक से सीखना है। अब आपको पता है कि SIFC में एक और बात ये हुई है कि पाकिस्तान जो है वो ये GCC कंट्रीज़ हो गई, रशिया हो गया, ईरान हो गया, पूरी जो हमारी ये यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, सबके लिए सेंट्रल एशिया के लिए बेस्ट ट्रेड का राउट है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। आई थिंक गुड थिंग्स आर कमिंग, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू गो अहेड। बस लास्ट मुझे शॉर्टली बताइएगा कि जो हेल्थ टूरिज़्म है, इस पर कभी पाकिस्तान काम कर सकेगा? पाकिस्तान बिल्कुल काम कर रहा है और हमने खुद भी ये प्रपोज़ल दिया है। हमें आप सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी दे दें और होटल्स की थोड़ी नंबर बढ़ा दें,
होटल्स भी बनने चाहिए पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पे। और हम यहाँ पे हेल्थ टूरिज़म करने को स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल अभी लोगों को तो महंगा लगता है, लेकिन बाहर के मुकाबले में एक 10 जो है ना वो 1/10 प्राइस है। प्लास्टिक सर्जरी में, आई सर्जरीज़ में, बाईपासेस में, ये पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। सारे इतने ज़बरदस्त हमारी टैलेंट है, हम पूरे जो इस खित्ते को पाकिस्तान बुला सकते हैं फॉर सर्जरीज़ एंड फॉर आई और ENT, किसी भी चीज़ के लिए, गायनी, ऑब्स, व्हाटएवर। और साथ साथ हमारे पास ब्यूटीफुल सी है, हमारे पास आइलैंड्स हैं, हमारे पास मोइंजोदाड़ो की सिविलाइजेशन है। लाहौर में पंजाब चले जाएं तो पंजाब के अंदर पूरी मुग़ल एम्पर की इतनी डायनेस्टीज़ हैं। लोग आएँ, सर्जरी भी कराएं, अपने अगर बाल लगाएं 2-3 हफ्ते घूमें फिरें, खाना भी सस्ता है उनके बाहर के पैसे में, और इस तरह से हम डॉलर्स भी लेके आएंगे और फिर साथ साथ पाकिस्तान का इमेज भी अच्छा होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने जो पाकिस्तान में हेल्थ से मुतालिक सबसे अहम मसला आवाम की नौयत का आशूब चश्म से मुतालिक चल रहा है, उसको भी हमने डिस्कस किया, और साथ ही इस हेल्थ सेक्टर के जरिए हम अपनी इकॉनमी को कैसे मजीद आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें SIFC का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और उस पूरी टीम में शामिल या उन लोगों में शामिल या जिन लोगों से तजावीज़ ली गई जनाब डॉक्टर फरहान ईसा से भी हमने उसी हवाले से गुफ्तगू की। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।